अस्सलाम वालेकुम। 1912 में टाइटैनिक नामी बहरी जहाज़ की तबाही तो दुनिया भर के लिए एक असातीरी अलमिया है। इसकी तबाही की दास्तान अफसानों में ढली, शायरों की ज़ुबान पर चढ़ी, फिर सिनेमा स्क्रीन पर उतरी और अमर हो गई। हम जैसों के लिए इस कहानी का अंजाम तो कब का हो चुका, मगर जिनका ये जहाज़ था उन्हें इस अलमिये ने 100 बरस बाद भी चैन से न बैठने दिया। हमारी तरह उन्होंने इस हादसे की जिम्मेदारी कुदरत पर डाली। कोई कमीशन बनाया, ना सियासी रहनुमाओं ने हादसे में मुलव्विस लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की कस्में खाईं। बस पागलों की तरह इस हादसे की असल वजह का सुराग लगाने की कोशिश करते रहे। जो लोग समुद्री रास्तों के माहिर थे वो ये समझते रहे कि आखिर एक बड़ा बर्फानी तोदा इस जहाज़ के रास्ते में आया तो आया कैसे। जो लोग जहाज़ों की आमदोरफ्त का हिसाब रखते थे इस खोज में रहे कि बहरे अटलांटिक में टाइटैनिक के इर्द गिर्द मौजूद जहाज़ उसके पास बर वक्त क्यों नहीं पहुंचे। कुछ इस काम पर लगे रहे कि जिस जाविये से जहाज़ के साथ आइसबर्ग टकराया था उसने जहाज़ के ढांचे को तवक्को से ज़्यादा नुकसान क्यों पहुंचाया। वक्त के साथ साथ सभी ने अपनी अपनी रिपोर्टें जमा करा दी, मगर जहाज़ के ढांचे को पहुंचने वाले नुकसान की रिपोर्ट माहिरीन को मुतमईन न कर पाई। उन्हें हतमी नतीजे तक पहुंचने के लिए जहाज़ का मलबा दरकार था जो अटलांटिक की गहराई में पड़ा था। 1985 में दुनिया इस काबिल हुई कि गोताखोर समंदर में 2 मील गहराई तक पहुंचकर इस मलबे को देख सके। 1997 में एक अमरीकी तफ्तीशकार ने खुद गोता लगाकर जहाज़ को देखा और बताया कि जहाज़ का फौलादी ढांचा जिस जगह से ख़राब हुआ था वहां लगी लोहे की चादरें आइसबर्ग के टकराने से फटी नहीं बल्कि अपनी जगह से उखड़ गई है। उसने समंदर की तह से कुछ रिवट भी निकलवा लिए। ये लोहे के वो कील होते हैं जो जहाज़ के मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में जोड़े रखते हैं। तफ्तीशकारों ने इन रिवट्स का तज्जिया किया तो मालूम हुआ कि ये गैर मेयारी लोहे से बने हैं। एक तफ्तीशकार ने हिम्मत पकड़ी और जहाज़ बनाने वाली कंपनी का 86 बरस पुराना रिकॉर्ड खंगालने चल पड़ी। उसने सुराग लगाया कि जहाज़ साज कंपनी को टाइटैनिक की तैयारी के दौरान रिवट्स की कमी का सामना था, जिसके लिए उसने एक ऐसे कारखाने से उनकी खरीदारी का मुआहदा कर लिया जो इस मैदान में निस्बतन नया था। दूसरी बात जो सामने आई वो ये थी कि इसने इन रिवट्स के म्यार की जांच पड़ताल भी ख़त्म कर दी और नए रिवट्स जहाज़ के ऐन उस हिस्से में इस्तेमाल किए जहां आइसबर्ग टकराया था। गैर म्यारी रिवट्स आइसबर्ग का धचका बर्दाश्त न कर पाए और उखड़ गए। लोहे की चादरों के दरमियान खला पैदा हो गया जहां से पानी जहाज़ के अंदर आने लगा और जहाज़ 2.5 घंटे के अंदर अंदर डूब गया। अगर इस जगह भी म्यारी रिवट्स इस्तेमाल किए जाते तो आइसबर्ग टकराने से जहाज़ में इतना बड़ा शगाफ ना पड़ता कि सिर्फ 2.5 घंटे में डूब जाए। ये रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि टाइटैनिक के डूबने की वजह आइसबर्ग नहीं बल्कि इस कंपनी की नालायकी थी जिसने ये जहाज़ बनाया था। टाइटैनिक की तबाही में कारफरमान नालायकी ने दुनिया को एक बार फिर बता दिया कि हम लोग जिन वाक़यात पर हादसे या साजिश का हुक्म लगाकर खामोश हो जाते हैं दरअसल किसी न किसी के निकम्मेपन का नतीजा होते हैं। आप तारीख़ के बड़े बड़े वाक़यात में फ़तह और शिकस्त या कामयाबी और नाकामी के असबाब का मुताला करते जाएं, आपको मालूम हो जाएगा कि हर नाकामी या शिकस्त के पीछे दरअसल कोई नालायक था जिसे अपना काम पूरी तरह नहीं आता था। यही वजह है कि ज़िंदा कौमें अपनी पूरी तवज्जो अपने लोगों को हुनरमंद और मेहनती बनाने पर मरकूज़ रखती हैं। अच्छी रियासतें और हत्ता कि अच्छी कंपनियां भी ये अमर यकीनी बनाती हैं कि इनका इंतज़ाम चलाने वाले बेहतरीन से बेहतरीन लोग हों। मर्दम शनासी कहने को तो एक खुदादाद सलाहियत है जो हुक्मरानों की बेहतरीन काबिलियतों में से एक समझी जाती है, लेकिन आज के दौर में इसे बाकायदा साइंस का दर्जा मिल रहा है। अफराद की भर्ती के लिए उनकी सलाहियतों की जांच पड़ताल के ऐसे ऐसे तरीक़े वज़ा किए जा रहे हैं कि इंसान के अंदर मौजूद मख्फी सलाहियत भी सामने आ जाती है और कहीं गहराई में छुपी नालायकी भी अपना वजूद जाहिर कर देती है। इस नुक्ते को मज़ीद समझने के लिए ज़रा आला सरकारी मुलाजमतों के लिए मुकाबले के इम्तहान के निज़ाम पर ही नज़र डाल लें। अंग्रेज़ ने कार जहाँबानी के लिए अफसर मुंतखब करने का जो निज़ाम बनाया वो ऐसी छलनी था जिसमें से कोई नालायक गुजर ही नहीं सकता था। जदीद रियासतों में तो मुसलसल तरबियत का निज़ाम इतना मौसर है कि किसी शख्स के लिए इस निज़ाम से गुजरे बगैर तरक्की ही मुमकिन नहीं, और किसी एक जगह उसने काबिलियत ना दिखाई तो वो तरक्की का अहल ही नहीं करार पाएगा। नालायकी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने का ये निज़ाम तरक्की याफ्ता मुल्कों में तो इतना मजबूत है कि वहाँ अगर आपको वो काम नहीं आता जिसका आपने दावा किया है तो फिर आपकी नौकरी या कारोबार ज़्यादा देर नहीं चलेगा। हाँ, अगर आप नालायकी को अपना तुर्रा इम्तियाज़ बनाकर ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो फिर इस कुर्रा अर्ज़ पर आपको पाकिस्तान से बेहतर कोई मुल्क नहीं मिलेगा।
اسلامی جمہوریہ پاکستان میں عوام و خواص کے لیے یہ سہولت موجود ہے کہ اپنا کام جانے بغیر بھی ماہرین میں شمار کیے جائیں اور ریاست کے باوقار مناصب تک پہنچ جائیں۔ یہاں سرکاری طور پر ماہر زراعت ہونے کے لیے یہ قطعی ضروری نہیں کہ آپ نے کبھی کھیت میں کام کیا ہو یا لیبارٹری میں مغز ماری کی ہو۔ یہاں آپ اپنی جھوٹی سچی سائنسی قابلیت کا دعویٰ کر کے ملک کو ریکوڈک کیس کی طرح اربوں ڈالر کا نقصان پہنچا دیں، کوئی آپ سے نہیں پوچھے گا۔ اس مملکت خداداد میں لیاقت، ہنرمندی یا مہارت بے معنی الفاظ و تراکیب سے زیادہ کچھ نہیں، البتہ ذاتی وفاداری، قانون کے تکلف میں پڑے بغیر حکم کا مان لینا اور عملیت پسندی کے نام پر اخلاق و دیانت کو بالائے طاق رکھ دینا ہی میرٹ یا اہلیت قرار پا چکا ہے۔ حالت اس درجہ خراب ہے کہ اب نالائکی ہمارے سرکاری نظام میں اس طرح سرایت کر چکی ہے کہ سوائے مکھی پر مکھی مارنے کے کچھ نہیں ہوتا۔ معاملہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ انگریز کا دیا ہوا بھرتی کا نظام بھی نالائکوں کے ہاتھ چڑھ کر مزید نالائک بھرتی کیے چلے جا رہا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ دنیا بھر میں بھارتی، بنگلہ دیشی، حتیٰ کہ نیپالی اور افغانی بھی پاکستانیوں کو پیچھے چھوڑتے جاتے ہیں۔ ہماری معیشت، ہماری سفارتکاری، ہمارا نظام قانون، ہمارا نظام صحت، ہماری پولیس، غرض سبھی کچھ وہ دیمک چاٹ گیا ہے جسے نالائکی کہتے ہیں۔ ملک میں بڑھتی ہوئی نالائکی اور نکمے پن کا احساس عوامی سطح پر اتنا شدید ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو ایسے اداروں میں پڑھانے کو ترجیح دیتے ہیں جن کے امتحانات دوسرے ملکوں کے نظام تعلیم کے تحت لیے جاتے ہیں، کیونکہ دنیا بھی ہمارے نظام تعلیم کی بے وقتی سمجھ چکی ہے۔ البتہ کسی کو کوئی احساس نہیں تو ہماری حکومتوں کو نہیں کہ آج اپنے بچوں اور نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کوئی معقول بندوبست کر دیا جائے۔ مصیبت یہ ہے کہ عظیم قوم کے عظیم رہنما لا یعنی دعووں کے علاوہ کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ خیر، ان سے گلہ بھی کیا کہ یہ بھی اتنے ہی نالائق ہیں جتنے ہم سب، اور ان میں سے اکثر کو تو منتخب ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، تو ایسے منتخب نالائقوں سے شکوہ جائز لگتا بھی نہیں۔ ان میں سے تو کوئی یہ بھی نہیں سمجھ سکتا کہ نالائق شخص ہی صاحب اختیار ہو کر کرپشن کرتا ہے۔ نالائق جب پولیس میں ہو تو بے گناہوں کو مارتا ہے، نالائق جب منصف ہو تو ہی انصاف کا خون کرتا ہے۔ اب تو بس اتنی سی امید باقی ہے کہ نظام چلتا رہے تو شاید ہمارے نصیب میں کوئی ایسا صاحب اختیار آ جائے جو اس طرف بھی توجہ کر لے، ورنہ برباد تو ہم خود کو کیے ہی جا رہے ہیں۔